हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और तालिबान की फुल स्टोरी। सिर्फ कुछ मिनटों में हम पूरी कहानी जानेंगे अफ़गानिस्तान और तालिबान की। रिप्रेजेंटेड बाय रीड एंड रॉक चैनल का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट चैनल का नाम है रीड एंड रॉक मस्ती की पाठशाला विथ योर होस्ट आरजे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस वीडियो के कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स। इस वीडियो में क्या कंटेंट्स होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में है, आप लोगों को अच्छे से पता है, उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है अफ़गानिस्तान का, मीन्स पॉलिटिकल सिचुएशन क्या क्या रहा अफ़गानिस्तान में, उसके बारे में बात करेंगे। हाउ तालिबान राइजेस, तालिबान का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। यूएस तालिबान सेटलमेंट, यूएस और तालिबान का जो सेटलमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ और किस परिस्थिति में हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तालिबान का, मीन्स तालिबान जो है किस प्रिंसिपल किस आइडियोलॉजी पे काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्टली बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और इंडियाज़ इम्पैक्ट, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है तालिबान के राइज पे, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ अफ़गानिस्तान में इंडिया ने किया है उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। रिसेंटली ये न्यूज़ में है, आप लोगों को अच्छे से पता है, तालिबान ने कैप्चर किया है अफ़गानिस्तान को ओनली 4 मंथ्स में। मीन्स सिर्फ 4 महीने में तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया, फुली कैप्चर किया है। और अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी, जो कि भाग चुके हैं अपने कंट्री से, मीन्स अफ़गानिस्तान से वो भाग चुके हैं। ठीक है। नाटो और यूएस भी नहीं चाहता था थर्ड डिकेड में इस वॉर को कंटिन्यू रखना। मीन्स ऑलरेडी नाटो और यूएस काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पिछले 20 साल से पूरा चाह रहा था कि तालिबान को रोका जा सके और अफ़गानिस्तान में एक स्टेबिलिटी लाया जा सके। बट ये संभव नहीं हुआ, जिस वजह से वो अब नहीं चाहते थे कि उस वॉर को कंटिन्यू रखें थर्ड डिकेड्स में भी, इसलिए भी ये तालिबान का राइज हुआ। फाइनली 16 अगस्त 2021 अखुनज़ादा ने खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया। मीन्स अखुनज़ादा रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, जो कि तालिबान के चीफ कमांडर थे 2016 में। मीन्स 2016 में जो चीफ कमांडर थे वो इस टाइम अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री मीन्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो अफ़गानिस्तान का कैसे शुरू हुआ उसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का लोकेशन क्या है। अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है वो एक गेटवे प्रोवाइड करता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। मीन्स एशिया और यूरोप का जो रास्ता है वो अफ़गानिस्तान से होके जाता है। क्योंकि ये एशिया और यूरोप का गेटवे है, तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि फॉरेन कॉन्कर्ड जो होगा अफ़गानिस्तान पे वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत वीक था, शुरू से ही बहुत वीक था, जिस वजह से फॉरेन कॉन्कर्ड काफ़ी ज़्यादा था। लॉन्ग हिस्ट्री है डोमिनेशन ऑफ फॉरेन कॉन्कर्ड। फॉरेन लोग ही चाहते थे कि हम अफ़गानिस्तान को रूल करें, क्योंकि इंटरनल वॉर्स जो थे अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से फॉरेन कॉन्कर्ड्स होना चाहता था। तो अफ़गानिस्तान के बारे में जान लिया हमने। अब बात करते हैं सबसे पहला कॉन्कर्ड किसने किया। मीन्स फर्स्ट कॉन्कर्ड ऑफ अफ़गानिस्तान, पहली बार किसने कॉन्कर्ड किया अफ़गानिस्तान को, तो डैरिस वन नाम याद रखेंगे। सबसे पहला कॉन्कर्ड जो था अफ़गानिस्तान का वो था डैरिस वन, जो कि बेबीलोनिया का था, जो कि बेबीलोनिया का डैरिस वन था, जो कि 500 BC में उसने पहली बार कॉन्कर्ड किया था अफ़गानिस्तान को। ठीक है। सेकेंड कॉन्करर का भी नाम हम याद रखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कॉन्करर जो था अफ़गानिस्तान का वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि हम जानते हैं मैसेडोनिया के थे, एंड वो 329 BC में कॉन्कर किए थे अफ़गानिस्तान को। मीन्स फर्स्ट कॉन्करर डैरियस वन, जो कि बेबीलोनिया के थे, और सेकेंड कॉन्करर जो था वो अलेक्जेंडर वन, जो कि मैसेडोनिया का था। अब बात करते हैं 11th सेंचुरी पे। सीधे 11th सेंचुरी पे मोहम्मद गजनी ने कॉन्कर किया। मीन्स 11th सेंचुरी आते आते मोहम्मद गजनी आ चुके थे अफ़गानिस्तान में,
उन्होंने ईरान से लेके इंडिया तक इन्वेड किया, मींस ईरान से लेके इंडिया तक उन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान पे तो वो फाइनल हो ही गए थे, अफ़गानिस्तान को तो उन्होंने कॉन्कर कर ही लिया था, ईरान से इंडिया तक भी वो कॉन्कर करना चाह रहे थे, ठीक है। और मोहम्मद गजनी जो था अफ़गानिस्तान का ग्रेटेस्ट कॉन्कर था, मींस अब तक का जो जितने भी कॉन्करर थे अफ़गानिस्तान के, उसमें से मोहम्मद गजनी का नाम सबसे ऊपर आता है। 3rd सेंचुरी पे आते हैं, तो 3rd सेंचुरी पे चंगेज़ खान। 3rd सेंचुरी पे कौन आया? 3rd सेंचुरी पे आया चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जो कि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, इंडिया में भी आने की काफ़ी कोशिश की गई इनके द्वारा, बट ये सफल नहीं रहे थे। बट अफ़गानिस्तान में इनका फुली कंट्रोल हो गया था, मीन्स 13th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान में चंगेज़ खान का फुली कंट्रोल हो गया था। 17th सेंचुरी आते आते अफ़गानिस्तान जो था एक सिंगल कंट्री में कन्वर्ट हो गया था, मींस पहले तो ये अफ़गानिस्तान एक पर्टिकुलर एरिया नहीं था, इसका एक पर्टिकुलर कोई बाउंड्री या कुछ फिक्स नहीं था, ये कंट्री नहीं कहलाता था, ये पर्टिकुलर एक रीजन था जिस पे फॉरेन कॉन्कर्ड होता था। मींस अब ये 17th सेंचुरी आते आते ये एक सिंगल कंट्री में कन्वर्ट होते जा रहा है, मींस इसका एरिया फिक्स होते जा रहा है। और 18th सेंचुरी आते आते अरब इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मींस अरब पीपल काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे 18th सेंचुरी में। अब अरब पीपल आएंगे तो इस्लाम लेके आएंगे, तो अरब पीपल के आने से क्या हुआ, इस्लाम जो है बढ़ता गया, इस्लाम का जो रिलीजन है वो बढ़ता गया। अब आते हैं 19th सेंचुरी पे। 19th सेंचुरी पे क्या क्या हुआ, तो 19th सेंचुरी पे हम देखते हैं, क्योंकि अरब का इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था 18th सेंचुरी में, जो कि इस्लामिक रीजन के थे, इस्लामिक रीजन बढ़ता जा रहा था। तो 19th सेंचुरी में हम अच्छी तरीके से जानते हैं ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि जो अरब लोग जो हैं वो इंडिया को भी अपने अंडर करें। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे इंडिया एम्पायर को फ्रॉम रशिया, बिकॉज रशिया कंट्रोल करके रखा था अफ़गानिस्तान को। तो अब अफ़गानिस्तान अगर रशिया के अंडर आता है तो मे बी क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया भी जो है अंडर रशिया के आ जाएगा। तो इस वजह से इंडिया को ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्ट किया फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जो कि अरब पीपल थे, एंड जो कि मेन रीज़न था रशिया से प्रोटेक्ट करने का। तो जिस वजह से क्या हुआ, अफ़गानिस्तान को ब्रिटिशर्स अटेम्प्ट कर रहे थे एनेक्स करने का, मींस अफ़गानिस्तान को वो चाहते थे कि अगर अफ़गानिस्तान को ब्रिटिशर्स अपनी तरफ कर लेंगे, मींस अब उस पर उनका कॉन्कर रहेगा, उस पर अफ़गानिस्तान पे अगर ब्रिटिशर्स का कैप्चर रहेगा तो वो रशिया उस पर हावी नहीं हो पाएगा और इंडिया भी रशिया की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान पे एनेक्स करने की कोशिश की। और इस दौरान 3 ब्रिटिश अफ़गान वॉर भी हुए, काफ़ी फेमस है। 3 ब्रिटिश अफ़गान वॉर, जो कि पहला हुआ था 1838 से 42 तक, फर्स्ट ब्रिटिश अफ़गान वॉर 1898, फर्स्ट ब्रिटिश अफ़गान वॉर पहला हुआ था 1838 से 42 तक, सेकेंड ब्रिटिश अफ़गान वॉर हुआ था 1878 से 80 तक, एंड थर्ड ब्रिटिश अफ़गान वॉर जो हुआ था 1990 से 1921 तक, ठीक है। 3 ब्रिटिश अफ़गान वॉर हुए हैं पूरे ब्रिटिशर्स और अफ़गान के बीच, ठीक है। अब आते हैं 1921 पे। 1921 में क्या रहा, तो 1921 में बात करेंगे हम। ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से 1918 तक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था, 1914 से 1918 तक। और इस बीच ब्रिटिशर्स काफ़ी बिजी थे, तो वो जो ब्रिटिश और अफ़गान वॉर पे वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब ब्रिटिश अफ़गान वॉर पे इतना ध्यान नहीं दिए, जिस वजह से क्या हुआ कि जो थर्ड ब्रिटिश अफ़गान वॉर था, जो कि 1919 से 1921 तक था, वो लूज़ कर चुके थे। अब क्योंकि वो लूज़ कर दिए तो अफ़गानिस्तान जो था खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, क्योंकि फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे वो अटेम्प्ट तो किए थे एनेक्स करने का अफ़गानिस्तान को, बट वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना बिजी थे कि वो इतना फुली डेडिकेशन से उस वॉर को नहीं हैंडल किए, जिस वजह से वो वॉर हार गए। अब हार गए तो अफ़गानिस्तान को एक मौका मिल गया इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करने का, ठीक है। और उसी बीच क्या हुआ,
अमीर अमानुल्लाह खान, नाम याद रखेंगे, अमीर अनामुल्लाह खान, जो कि एक फेमस लीडर थे उस वॉर के टाइम। उस वॉर में उनका काफ़ी योगदान था। अमीर अमानुल्लाह खान जो कि काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए भी फेमस थे, अमीर अमानुल्लाह खान, ठीक है। और ये आगे जाके काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं, इसलिए नाम याद रखेंगे। जो फर्स्ट लीडर था अमीर अमानुल्लाह खान। 1926 आते आते अमीर अमानुल्लाह खान, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को किंग घोषित किया। तो 1926 में अमानुल्लाह खान ने अपने आप को किंग घोषित किया और अफ़गानिस्तान को एक मोनार्की का दर्जा दिया, ठीक है। तो मोनार्की पहली बार किसके टाइम में आई? मोनार्की पहली बार अमानुल्लाह खान के टाइम में आई, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी पॉलिसी इतनी हार्श थी कि जो पीपल्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो मजबूर हो गए थे आर्म्स उठाने के लिए, ठीक है। इनकी पॉलिसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण से वहाँ के लोग आर्म्स उठाने लगे 1928 से 29 के बीच। 26 में तो ये बने किंग, और 28 से 29 के बीच लोग जो थे आर्म उठाने लगे, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जो किंग, जो अमानुल्लाह खान जो थे, उन्हें कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। तो 1926 की फुल स्टोरी के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 1933। 1933 पे नेक्स्ट हमारे लीडर आते हैं ज़ाहिर खान। 1933 पे आते हैं ज़ाहिर खान, जो कि ये भी एक किंग बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमानुल्लाह खान जो थे वो कंट्री छोड़ के जा चुके थे। तो नेक्स्ट किंग जो आते हैं वो आते हैं ज़ाहिर खान। ये काफ़ी स्टेबलाइज करते हैं कंट्री को, मींस इनकी पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी और इस वजह से इन्होंने नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए रूल किया। मींस ये 1933 में आए और इनका जो फाइनल मर्डर किया जाता है वो 1978 में किया जाता है। तो इनका रूल काफ़ी अच्छा था, स्टेबलाइज किया इन्होंने कंट्री को और 40 ईयर्स के लिए एक अच्छा कंट्री बना के रखा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1934। 1934 में जैसे कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ज़ाहिर खान जो थे वो कंट्री को काफ़ी स्टेबलाइज कर दिए थे। तो स्टेबलाइजेशन जैसे ही बढ़ा तो यूएस ने क्या किया? अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करने लगा। मींस इससे पहले अफ़गानिस्तान कोई कंट्री नहीं था, कोई अब कंट्री ही नहीं था तो उसका रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं था। तो लेकिन स्टेबलाइजेशन जैसे ही बढ़ा, मींस स्टेबल हुई, लोग खुश हुए, लोग वहाँ पे आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगे, तो यूएस को लगा कि नहीं, अब उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए अफ़गानिस्तान एज अ कंट्री, ठीक है। तो 1934 में मेजर एक पॉइंट याद रखेंगे, यूएस ने अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है। 1947 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अस। इसमें क्या होता है हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ब्रिटिशर्स तो इंडिया छोड़ के चले गए, बट 2 हिस्सों में बांट गए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया जो कि एक प्रिडोमिनेटली हिंदू स्टेट तो है, हिंदू कंट्री तो है, बट सेकुलर ऑफ स्टेट, मीन्स प्रिडोमिनेटली ये हिंदू है, मेजॉरिटी पीपल जो है हिंदू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही वासी यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया तो सब धर्म के लिए है ही, बट पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टेट बना के छोड़ा, ठीक है। अब पाकिस्तान जिसकी बाउंड्री किससे टच होती है? अफ़गानिस्तान से, और ये कोई छोटी मोटी बाउंड्री नहीं है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से, काफ़ी लार्ज बाउंड्री है। अब अफ़गानिस्तान भी काफ़ी अनस्टेबल है और पाकिस्तान भी काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक रीजन है और अनकंट्रोलेबल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट 1953 आते आते तक, मीन्स 1933 में तो ज़ाहिर खान ने अपनी कुर्सी संभाली, अपनी किंगशिप संभाली, और 1953 आते आते मीन्स 20 साल बाद ज़ाहिर का एक कज़न था जिसका नाम था मोहम्मद दाऊद खान। ध्यान से नाम याद रखेंगे, ज़ाहिर का एक कज़न था जिसका नाम है मोहम्मद दाऊद खान। इनको उन्होंने, ज़ाहिर खान ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, मीन्स मोहम्मद दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। और ये जो दाऊद खान थे वो एक सपोर्टर थे यूएसएसआर के, मीन्स ज़ाहिर खान तो किंगशिप संभाल रहे हैं और दाऊद जो उसका कज़न है उसको पीएम बना दिया, जो कि यूएस के सपोर्टर हैं। उसने अफ़गानिस्तान को क्या, एक कम्युनिस्ट नेशन घोषित किया। मीन्स पहले तो मोनार्की था,
अब क्या हुआ, दाऊद खान के आते आते, क्योंकि वो यूएसएसआर के सपोर्टर हैं और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट एक कंट्री है, तो अफ़गानिस्तान भी अब क्या हो गया, एक कम्युनिस्ट नेशन को फॉलो किया। मीन्स अफ़गानिस्तान भी खुद को कम्युनिस्ट नेशन डिक्लेयर किया। लार्ज नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स किए गए। वुमेंस को अलाउ किया गया पब्लिक प्लेसेस, एजुकेशन और वर्क प्लेस पे। मीन्स अब वुमेंस जो थी वो पब्लिक प्लेस पे अकेले जा सकती हैं, एजुकेशन ले सकती हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, मीन्स वर्क प्लेस पे जा सकती हैं, वो खुद भी कुछ काम कर सकती हैं। ये सब कुछ अलाउ किया मोहम्मद दाऊद खान विद द हेल्प ऑफ ज़ाहिर खान। ठीक है, 1956 आते आते यूएसएसआर ने भी डिक्लेयर कर दिया अफ़गानिस्तान को अपना एक क्लोज अलायंस बनाने के लिए। मीन्स क्योंकि दाऊद जो था वो सपोर्टर था यूएसएसआर का, और यूएसएसआर की जो फुल पॉलिसी थी वो अफ़गानिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रही थी, तो यूएसएसआर इस रीज़न की वजह से अफ़गानिस्तान को अपना एक क्लोज अलायंस बनाना चाहता था। ठीक है, तो कब ऐसा हुआ, ये 1956 में हुआ। ठीक है, 1973 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1973 दाऊद काफ़ी फेमस होने लगा, क्योंकि यूएसएसआर का जो मेन पॉलिसी है वो सब कुछ कौन लेके आता था, सपोर्टर यूएसएसआर का वही था, तो वो काफ़ी फेमस होने लगा था, जिस वजह से ज़ाहिर खान जो कि कज़न थे उनके, तो उन्होंने उसे हटा दिया, पीएम की पोस्ट जो दे रखी थी ओवरथ्रो किया उस पोस्ट से। ठीक है, और एक पार्टी बनाया जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। मीन्स पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान किसने फॉर्म किया, तो ये किया ज़ाहिर खान ने। ठीक है, और जो मोनार्की थी उसको भी एबोलिश किया, मीन्स मोनार्की को हटाया। मोनार्की तो पहले चली आ रही थी, लेकिन दाऊद के आते आते किंगशिप जो था, मोनार्की जो था वो हटाया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट नेशन बनाया गया था। तो 1973 में अब देखें कि ज़ाहिर खान ने मोनार्की को हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अफ़गानिस्तान को क्या अफ़गानिस्तान का नाम रखा, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। मीन्स अफ़गानिस्तान का अब नया नाम क्या होगा, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। और अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित किया। पहले क्या होता था, किंग होता था, मोनार्की में किंग यूज़ होता है, लेकिन अब क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई है, तो अपने आप को, मीन्स ज़ाहिर खान ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया, और वो पूरे कंट्री को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करवाते थे। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसके बेसिस पे वो सारा कुछ करते थे। मीन्स फुल्ली यूएसएसआर की पॉलिसी को उन्होंने कोशिश किया इम्प्लीमेंट करने को अफ़गानिस्तान में। ठीक है, 1975 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1975 से लेके 1977 तक ज़ाहिर खान बहुत सारी नई पॉलिसीज़ और कुछ लेके आए अफ़गानिस्तान में। सबसे पहला था इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब कुछ वो यूएसएसआर से कॉपी कर रहे थे, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए 1975 से 77 के बीच में। वुमेन को और भी ज़्यादा राइट दिए गए, और इन्होंने बोला कि कम्युनिस्ट स्टेट को हम और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करेंगे। मींस जो उनकी पूरी अफ़गानिस्तान की कंट्री है, अफ़गानिस्तान जो है उसको मॉडर्नाइज़ करने की बात करते हैं। और काफ़ी सारे अपने ओपोनेंट्स रूलर को भी उन्होंने क्रैक डाउन किया। जो भी रूलर वैसे खड़े हो रहे थे उनके अगेंस्ट, उनको भी उन्होंने क्रैक डाउन किया, अपने ओपोनेंट्स को भी उन्होंने हराया। मीन्स 1975 से 1977 तक काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड चल रहा था। ज़ाहिर खान जो कि हैंडल कर रहे थे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वुमेन को बहुत अच्छे राइट दिए, कंट्री को एक मॉडर्नाइज वे में देखना चाहते थे। ये सब कुछ 1975 से 1977 तक हुआ। अब आते हैं 1978। इसमें क्या था कि ज़ाहिर खान जिनको मार दिया गया, इतना अच्छा रूल किया जा रहा था अफ़गानिस्तान में। मीन्स अफ़गानिस्तान कितना अच्छा रूल कर रहा था ज़ाहिर खान के द्वारा, बट ये इनको मार दिया गया। किसके द्वारा? नूर मोहम्मद तारकी नाम, नेक्स्ट नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, तारकी, नूर मोहम्मद तारकी, जो कि फाउंडर हैं, नूर मोहम्मद तारकी जो कि फाउंडर हैं अफ़गानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के। अब आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से एक कम्युनिस्ट नेशन का फॉर्मेशन होते आ रहा है अफ़गानिस्तान में। तो ये जो नूर मोहम्मद तारकी हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं।
इन्होंने क्या प्रोक्लेम किया, इन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि इंडिपेंडेंस होना चाहिए हमें यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से। मींस यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है अफगानिस्तान पे, तो इससे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करना है यूएसएसआर का, जितना हो गया बहुत है। तो ये यूएसएसआर के अगेंस्ट में थे। इनकी पॉलिसी जो थी, मीन्स जो नूर मोहम्मद तारकी हैं, इनकी पॉलिसी नेक्स्ट बात करते हैं 1979, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1979 में क्या हुआ कि एक अमेरिकन एम्बेसडर जिनका नाम एडोल्फ डब्स, अमेरिकन एम्बेसडर हैं जिनका नाम एडोल्फ डब्स है, उन्हें मार दिया गया। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे गोरिल्ला वॉर चल रहा है, मजाहुद्दीन की जो ग्रुप है वो ऑलरेडी लड़ाई लड़ रही है। तो ये सब के वजह से क्या हुआ कि एक अम्बेसडर जो कि अमेरिकन है, उनका डेथ हो गया। एडोल्फ डब नाम था उनका, ठीक है, उनका डेथ हो गया। अब उनके डेथ होते ही यूएस ने क्या किया, कट ऑफ कर लिया अपने सारे असिस्टेंट जो कि वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करता था। मीन्स जो भी असिस्टेंट, जो भी हेल्प वो अफ़गानिस्तान को करता था इससे पहले, अब उसको सबको बंद कर दिया गया, ठीक है। और इसी बीच एक और चीज़ हो रही थी, इंटरनली जो था पावर स्ट्रगल हो रहा था। किसके बीच में, ताराकी और उनके जो पीएम थे उनके बीच में। मीन्स ताराकी और उनका जो डेप्यूटी पीएम था जिसका नाम था हफीजुल्ला आमीन, उनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रही थी। और इस पावर स्ट्रगल में क्या हुआ कि हफीजुल्ला आमीन ने क्या किया, ताराकी को किल कर दिया, मीन्स मार दिया। अब किसका रूल बचा हफीजुल्ला आमीन का फुल्ली रूल बचा। अब ये सब हो रहा है, काफ़ी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई अफ़गानिस्तान में। अब अनस्टेबिलिटी बढ़ी तो यूएसएसआर ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, हम अफ़गानिस्तान पे इन्वेड करते हैं। क्योंकि कोई पावर जो है अफ़गानिस्तान में जो पावर चल रही है, स्ट्रगल पावर चल रही है, उस पोजीशन को, डेप्यूटी पीएम और प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेके वो काफ़ी अनस्टेबल है। तो यूएसएसआर को एक अच्छा मौका मिल गया था अफ़गानिस्तान को फिर से इन्वेड करने का, ठीक है। और वो इन्वेड करते हैं और एक कम्युनिस्ट रिजाइम होल्ड करते हैं। साथ ही साथ यूएसएसआर जो है अफ़गानिस्तान की आर्मी को भी अपने अंडर कर लेता है, ठीक है। तो यूएसएसआर को एक अच्छा मौका मिलता है 1979 में अफ़गानिस्तान पे रूल करने की। नेक्स्ट बात करते हैं 1989 में क्या होता है। अब इनस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है तो कोई ना कोई तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो शांति कराने की कोशिश करेगा। तो एक पीस अकॉर्ड साइन होता है यूएस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएसएसआर के बीच में जेनेवा में, ठीक है। एक पीस रिकॉर्ड साइन होता है ये चारों कंट्री के बीच में कि अफ़गानिस्तान में अब कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। अब वो शांति से रहेंगे। तो अफ़गानिस्तान को इसकी वजह से इंडिपेंडेंस मिलता है। अब कोई भी जो है बाहर की कंट्री रूल नहीं करेगी। अफ़गानिस्तान अब इंडिपेंडेंट हो जाता है। और यूएस जो क्या करता है, अपनी 1 लाख आर्मी यूएसएसआर जो कि ऑलरेडी इन्वेट किया था यहाँ पे, पहले जो था यूएसएसआर को अच्छा मौका मिला था इन्वेट करने का। तो जब उसने इन्वेट किया था तो जो आर्मी पे भी उसने अपनी पूरी कब्ज़ बना ली थी। तो फाइनली जब पीस अकॉर्ड साइन हुआ तो यूएसएसआर को अपनी 1 लाख यूएसएसआर ट्रूप को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1992 पे। 1992 में क्या होता है कि यूएसएसआर जो है अफ़गानिस्तान तो छोड़ता है लेकिन अपना एक पपेट रूलर छोड़ के आता है। मीन्स यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया और साथ में एक ऐसा पपेट रूलर छोड़ा जिसको उसने प्रेसिडेंट बनाया, जिसका नाम था नजीबुल्लाह। मीन्स नजीबुल्लाह को पपेट प्रेसिडेंट बनाया गया यूएसएसआर के द्वारा, ठीक है। जो कि फाइनली 1992 में उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स उन्हें मार दिया जाता है। 1989 में तो वो सारे कंट्रीज़ जो थे वो अफ़गानिस्तान से बाहर आ चुके थे, लेकिन 1992 तक किसका रूल चल रहा था,
यूएसएसआर का ही चल रहा था। क्यों? क्योंकि पपेट प्रेसिडेंट जो थे नजीबुल्ला, उनको वो वहाँ पे बना के आए थे। ठीक है, एक पपेट प्रेसिडेंट नजीबुल्ला को वो वहाँ पे बना के आए थे। तो 1989 से 1992 तक यूएसएसआर अनऑफिशियली कंट्रोल कर रहा था अफ़गानिस्तान को। लेकिन 1992 में क्या हुआ कि नजीबुल्ला जो कि एक पपेट रूलर थे, उनको भी किल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? मुजाहिदीन, जिसका हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। मुजाहिदीन वो फुल्ली कंट्रोल करते हैं अफ़गानिस्तान को। मींस जो नजीबुल्ला को था, नजीबुल्ला जो थे उनको मार दिया गया और नेक्स्ट कंट्रोल पावर किसके हाथ में आता है? मुजाहिदीन के हाथ में फुल्ली कंट्रोल आता है अफ़गानिस्तान का। ठीक है, और जो कि मुजाहिदीन किसने बनाया था? तराकी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तराकी ने क्या किया था? फॉर्मेशन किया था मुजाहिदीन का, और साथ ही साथ गोरिल्ला मूवमेंट का भी तराकी ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1994, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1994, जिस साल में तालिबान का उदय हुआ। इसी साल तालिबान जो था राइज हुआ था। तालिबान का मतलब क्या होता है? तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। और ये जो तालिबान का जो बर्थ हुआ वो किस एरिया में हुआ? तो तालिबान का जो बर्थ हुआ वो साउथ अफ़गानिस्तान के पार्ट में। मीन्स साउथ अफ़गानिस्तान का जो साउथ पार्ट है ना, वहाँ पे तालिबान्स मेनली राइज किए, जिसको हम आज के टाइम में कांधार बोलते हैं। और ये भी जो है ना, जो तालिबान हैं, ये भी यूएसएसआर के अगेंस्ट ही थे, और अगेंस्ट होने के कारण ये भी सिविल वॉर्स को अटेंड किए थे। यूएसएसआर से लड़ने में काफ़ी हेल्प किया तालिबान्स ने भी। ठीक है, और जब ये तालिबान्स आए थे, मीन्स तालिबान जब उनका उद्गम हो रहा था, उसी पीरियड में क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान के जो लोग थे ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। मीन्स पिछले काफ़ी सालों से क्या हो रहा था ना कि अफ़गानिस्तान में ड्रॉट, फेमाइन एंड वॉर। मीन्स ड्रॉट, काफ़ी सूखापन पड़ा था, फेमाइन आया था काफ़ी, एंड वॉर्स, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पावर स्ट्रगल को लेके काफ़ी वॉर्स हुए। तो ये तीनों की वजह से अफ़गानिस्तान के लोग काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। अब एग्जॉस्ट होने के कारण क्या हुआ? तालिबान उसी बीच आए। और तालिबान किसकी बातें करते थे? तालिबान बात करते थे पीस, अफ़गानिस्तान में हम पीस लेके आएंगे, हम हेल्प करेंगे ड्राउट और फेमाइन्स को, हम वॉर्स को कम करेंगे, हम पूरी कंट्री को स्टेबलाइज करेंगे। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें तालिबान जब कर रहे थे, तो इनका जो अफ़गानिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो सपोर्ट किए तालिबान्स को, क्योंकि इतना एग्जॉस्टेड सिचुएशन हो गया था ड्रॉट, फाइनेंस और वॉर की वजह से कि वो मजबूर हो गए थे तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक बिग सपोर्ट मिलता है तालिबान्स को इस पीरियड में। ठीक है, तालिबान ने क्या किया? इन्फोर्स किया। अब सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने? इन्फोर्स किया इस्लामिक लॉ। ठीक है, इस्लामिक लॉ तक तो ठीक है, आपने इन्फोर्स किया, लेकिन ये पब्लिक एग्जीक्यूशन के तहत पे ये इस्लामिक लॉ को लाना चाहते थे, और वुमेंस की राइट को भी छीन लिए गए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वुमेंस की राइट को। ठीक है, तो तालिबान्स ने इस्लामिक लॉ को पब्लिक एग्जीक्यूशन के माध्यम से लाए। ठीक है, और वुमेंस के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया। अब ये सब इतनी कंडीशन होने के बाद क्या हुआ कि यूएस अब रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता था तालिबान्स की अथॉरिटी को, क्योंकि तालिबान्स इतना रिस्ट्रिक्ट वे में कंट्री को रूल कर रहे थे, इस्लामिक लॉ को और वुमेंस की राइट को, सब कुछ इतना रिस्ट्रिक्टेड वे में कर रहे थे कि यूएस नहीं चाहता था कि कुछ अथॉरिटी, कुछ रिकॉग्नाइजेशन तालिबान्स को मिले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1998। 1998 में क्या हुआ था? अलकायदा जो कि दो अमेरिकन एम्बेसी पे, जो कि अफ्रीका में है, दो अमेरिकन एम्बेसी जो कि अफ्रीका में है, उस पर बॉम्बिंग किया गया था। मीन्स अलकायदा द्वारा बॉम्ब फेंका गया था अमेरिकन एम्बेसी में जो कि अफ्रीका में थी। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हुआ, अब आप बॉम्बिंग करोगे अमेरिकन एम्बेसी पे अफ्रीका में, तो क्या यूएस शांत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया, जो कि उस वक्त कौन थे? क्लिंटन। यूएस के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑर्डर दिया कि क्रूज मिसाइल अटैक करो। मीन्स यूएस के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑर्डर किया क्रूज मिसाइल को अटैक करने पे। कहाँ? ओसामा बिन लादेन का जो ट्रेनिंग कैंप था वहाँ पे।
जो कि कहाँ था, अफ़गानिस्तान में था। मीन्स 1998 में यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑर्डर किया क्रूज मिसाइल अटैक ऑन ओसामा बिन लादेन्स ट्रेनिंग कैंप, जो कि अफ़गानिस्तान में था। अटैक तो कराया यूएस ने, बट इसमें क्या हुआ कि जो मेजर लीडर थे ना, वो इस अटैक में बच गए थे, वॉज मिस्ड, बच गए। अब क्योंकि जो मेजर प्लानर थे, जो मेजर जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन्स के ग्रुप के, टेररिस्ट ग्रुप के जो लोग थे, वो बच गए थे इस अटैक में, जिस वजह से क्या हुआ, अब वो नया प्लानिंग करने लगे जिसका नाम 9/11, जिसका जो रिजल्ट आता है वो 9/11 अटैक होता है। हम आगे पढ़ेंगे 9/11 अटैक के बारे में, और आप लोग को भी अच्छे से पता होगा 9/11 अटैक के बारे में। तो 1998 में 2 अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक बॉम्बिंग करवाई गई अलकायदा द्वारा, जिसका रिजल्ट था यूएस प्रेसिडेंट ने भी बोला कि अटैक करना है ओसामा बिन लादेन के कैंप पे, और कुछ जो मेजर लीडर थे टेररिस्ट ग्रुप के वो बच गए, और उन्होंने प्लान किया 9/11 का अटैक। और अच्छे तरीके से पता है 9/11 का जो अटैक था वो 2001 में हुआ था, जो कि किसके द्वारा प्लान किया गया, हमने पहले ही देखा, अलकायदा द्वारा प्लान किया गया 9/11 का अटैक, जो कि 11 सितंबर 2000, इसका नाम 9/11 इसीलिए है क्योंकि ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, यूएस ने अपनी जो फोर्स थी काबुल में वो बढ़ा दी। अब अलकायदा ने अटैक किया यूएस पे, 9/11 प्लान जिसको बोलते हैं। अब यूएस फिर से स्टैंड पे हो गया, उसने फिर से काबुल पे एयर स्ट्राइक, हैवी एयर स्ट्राइक करना शुरू किया, जिस कारण से क्या हुआ कि जो तालिबान्स और ऑल अदर्स जो अलकायदा ग्रुप और अदर्स जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो रिमोट एरियाज़ में भागने लगे। मीन्स हेवी स्ट्राइक की वजह से, यूएस के हेवी स्ट्राइक की वजह से तालिबान्स और अदर टेररिस्ट ग्रुप जो थे वो रिमोट एरियाज़ में जाने लगे। फाइनली क्या होता है कि यूएस और तालिबान का सेटलमेंट होता है। ये वॉर काफ़ी टाइम चली तो इसको सेटलमेंट किया गया। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ वॉर, मीन्स वॉर कंटिन्यू रहा यूएस और अफ़गानिस्तान, यूएस और तालिबान के बीच में 20 ईयर्स के लिए। तो यूएस ने देखा कि यूएस जो था लूज़ किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, एयर स्ट्राइक हो रहा है, उनके लिए उनके जो आर्मी हैं, आर्मी ट्रूप्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूएस का लॉस हुआ। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ़ यूएस ट्रूप्स का लॉस हुआ ही। साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि जब तक अफ़गान खुद की हेल्प नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा कंट्री वहाँ जाके हेल्प नहीं कर सकता है। मीन्स अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा फ्रीडम पाने के लिए, दूसरे टेररिस्ट ग्रुप से फ्रीडम पाने के लिए उन सबको एक होना होगा। कोई दूसरी कंट्री जाके वहाँ उनको हेल्प नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यूएस फाइनली अफ़गानिस्तान को लेफ्ट करता है, सोचता है बहुत हो गया, बहुत उसने अपना लॉसेस किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एंड यूएस ट्रूप्स। तो यूएस जो था फाइनली अफ़गानिस्तान से लेफ्ट होता है, और साथ ही साथ वो 3 लाख जो ट्रेंड अफ़गानिस्तान है ट्रूप के मीन्स अफ़गानिस्तान के जो ट्रूप्स थे 3 लाख, मीन्स नंबर में 3 लाख अफ़गानिस्तान ट्रूप्स को उन्होंने ट्रेन करके वहाँ पे रखा, मीन्स छोड़ दिया, एंड ह्यूज मनी, साथ ही साथ काफ़ी सारे वेपन्स भी वहाँ पे वो छोड़ के आए जब वो अफ़गानिस्तान को लेफ्ट कर रहे थे। ठीक है, और सामने में अपोजिट में तालिबान की संख्या कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 60,000। मीन्स यूएस ने जो अफ़गानिस्तान की ट्रूप थी उसमें 3 लाख ट्रेंड पीपल को छोड़ा था, और अफ़गानिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 तालिबान ट्रूप्स थे। काफ़ी ईजिली इस वॉर को जीता जा सकता था, बट बिकॉज ऑफ हेवी करप्शन, और वो क्या करते थे, 3 लाख जो नंबर में है, ये क्या होता था कि खुद के रिलेटिव में ही वो आर्मी में इंक्लूड करते गए, जिस कारण से ये वॉर बहुत ईजिली वे में 60,000 तालिबान ट्रूप के द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, बात करते हैं तालिबान की आइडियोलॉजी क्या क्या है। तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो स्ट्रिक्ट है शरिया लॉ पे, मीन्स वो फुल्ली शरिया लॉ को फॉलो करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्जन, शरिया लॉ का जो स्ट्रिक्ट वर्जन है वो उसको फॉलो करते हैं तालिबान। और इनका जो वुमेंस के प्रति रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स ये एजुकेशन अलाउ नहीं करते वुमेंस को, वर्क प्लेस पे जाना अलाउ नहीं करते हैं, और इनको कन्फाइन करके रखते हैं होम्स में। मीन्स वुमेंस का काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव ये है
मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके वुमेंस को रखा है। ना वो एजुकेशन ले सकती हैं, ना वो वर्क प्लेस पे जा सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें घर में बंद होकर रहना है। अगर उन्हें कहीं जाना भी है तो जब तक मेल मेंबर से वो सलाह नहीं लेंगी तब तक वो बाहर भी नहीं निकल सकती है, ठीक है। साथ ही साथ जो आइडियोलॉजी है तालिबान्स में, उसमें ये भी देखते हैं कि उन्होंने बैन करके रखा है वेस्टर्न मूवीज़, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न बुक्स, मतलब वेस्टर्न की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं सबको तालिबान्स ने बैन करके रखा है। और भी एक पॉइंट है जो कि तालिबान से रिलेटेड है। तालिबान ने कांधार हाईजैक में एक बड़ा रोल प्ले किया था। आप अच्छे से जानते हैं कांधार हाईजैक के बारे में, उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल था तालिबान का। लास्ट पॉइंट ये देखेंगे कि इंडिया जो है तालिबान को कभी अभी तक सपोर्ट नहीं किया। मीन्स इंडिया नेवर सपोर्ट तालिबान, इंडिया ने कभी तालिबान को सपोर्ट नहीं किया है। चलते हैं अफ़गानिस्तान के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और ये 6 कंट्री से घिरा हुआ है। मींस अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और ये 6 कंट्री से घिरा हुआ है, जिसके वेस्ट में ईरान आता है, वेस्ट में ईरान है, ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान आता है। वेस्ट में ईरान, साउथ एंड ईस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में चाइना आता है, ठीक है। और जो नॉर्थ का पार्ट है उसमें 3 कंट्री आते हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। आप याद रखेंगे टोटल 6 कंट्री से ये लैंडलॉक है। उसका नाम नॉर्थ में आता है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में आता है चाइना, ईस्ट में आता है पाकिस्तान, साउथ में भी आता है पाकिस्तान एंड वेस्ट में आता है ईरान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। अफ़गानिस्तान में जो लैंग्वेज है वो है दारी एंड पाश्तो। अब पूछा जा सकता है अफ़गानिस्तान के लैंग्वेज का नाम क्या है, दारी एंड पाश्तो। अफ़गानिस्तान में जो मेजर रिलीजन है वो इस्लाम का है और उसमें भी 90% जो लोग हैं वो सुन्नी से बिलोंग करते हैं। 90% लोग जो है सुन्नी से बिलोंग करते हैं और 99.7% जो है इस्लामिक लोग हैं। अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम है अफ़गानी, ठीक है। अफ़गानिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो 43% देख सकते हैं, 43% लिटरेसी रेट है सिर्फ, ठीक है। पॉपुलेशन जो है अफ़गानिस्तान की वो 3.8 करोड़ है। गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में कौन सा गवर्नमेंट है, तो ये डिस्प्यूटेड है, या तो इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, इन दोनों में से ही डिस्प्यूट रहता है कौन सी गवर्नमेंट है। डी फैक्टो बोलते हैं उनको, ऐसा स्टेट जो कि फैक्ट ट्रू मतलब उनका ही रूल होना चाहिए बट वो ऑफिशियली सैंक्शन नहीं किया हुआ है। मीन्स डिफैक्टो कौन है, डिफैक्टो है इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है, जो कि एक डिफैक्टो है। मीन्स ये रियल में इसी को होना चाहिए गवर्नमेंट, बट ऑफिशियली ये सैंक्शन नहीं किया हुआ है। और डी ज्यूरी जो होता है वो ऐसा स्टेट, ऐसा गवर्नमेंट जिनको तो होना तो नहीं चाहिए बट ऑफिशियली उनको सैंक्शन किया गया है। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान जो हो जाएंगे वो जी ड्यूरी हो जाएंगे। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया ने की है, अफ़गानिस्तान पे जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट इन अफ़गानिस्तान। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया है सलमा डैम पे टोटल 1700 करोड़ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक हारी रिवर पे पूछा जा सकता है। सलमा डैम हारी रिवर में है जो कि अफ़गानिस्तान में है ऑब्वियसली। 2016 में ये डैम बनाया गया था। इसकी कैपेसिटी है 42 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ारांज डेलाराम हाईवे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने अफ़गानिस्तान पे किया उसका नाम है ज़ारांज डेलाराम हाईवे। इसका कुल बजट जो था वो था 1110 करोड़, ठीक है। इसका कुल बजट था 1110 करोड़, जो कि 2009 में इसे इनॉग्रेट किया गया और इसका कुल लंबाई जो था वो था 218 किलोमीटर का। मतलब ज़ारांज डेलाराम हाईवे का लेंथ है 218 किलोमीटर। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट पे था। मींस अफ़गानिस्तान का जो रिसेंट पार्लियामेंट है वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट से ही बना है। ये 2015 में इनॉग्रेट किया गया। इस पार्लियामेंट को काबुल में बनाया गया और इसका कुल बजट जो था वो था ₹675 करोड़, ठीक है। तो टोटल इतने सारी चीज़ों पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है अफ़गानिस्तान में। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तालिबान और अफ़गानिस्तान की पूरी हिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।